बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर फोर में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने लास्ट डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग पढ़ ली थी। नन्ना मुन्ना सा लास्ट पार्ट 3 रह गया। डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या फ़र्क है? कहता है कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी आपने पैसों को इस्तेमाल करना होगा, कहता है पहले अपना पैसा इस्तेमाल कर लें, बाद में कर्जे की तरफ जाना। डन जी। क्लियर? अच्छा जी, यहां पे एक पढ़ लें, लाइन लिखी हुई है, फाइनली एंड एज अ लास्ट रिजॉर्ट थ्रू द इशू ऑफ न्यू इक्विटी। अगर मैं न्यू शेयर इशू कर रहा हूं विच इज नॉर्मली अ नेगेटिव सिग्नल। कहता है शेयर इशू करना कोई अच्छी बात नहीं है, शेयर इशू करना अच्छी बात नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं अच्छी बात? सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसकी एग्जांपल ऐसे लो, आपने अपने दोस्त, जिगरी दोस्त से, बेस्ट फ्रेंड, बडी से पैसे मांगे, उसने नहीं दिए। आपने फैमिली मेम्बर से पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिए। आखिर में आपको अपने घर का एसेट बेचना पड़ गया। ये वो वाली बात है। अच्छी बात बुरी बात है ना। ये सीन चल रहा है। डन जी। चलो, मेजर डिफरेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी फाइनेंस में हैव अ से इन मैनेजमेंट। कहता है डेट फाइनेंसिंग, क्रेडिटर टिपिकली हैव नन अनलेस द बोरोर डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। इसका मतलब क्या जी? क्रेडिटर कौन होता है जी? जी, क्रेडिटर मीन जिसके हमने पैसे देने हैं, ठीक है। कहता है डेट फाइनेंसिंग में क्रेडिटर टिपिकली हैव नन अनलेस द बोरोर डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। कहता है कि अगर जो बोरोवर है वो डिफॉल्ट हो गया, उसने धार लिए और निकल गया, तो फिर अल्लाह हाफिज, फिर पैसे भी कोई नहीं मिलने, बैड डेट्स हो गए। क्रेडिटर मे बी एबल टू प्लेस रिस्ट्रेन ऑन मैनेजमेंट इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट। कहता अगर क्रेडिटर को डर हो कि जो डेटर है मेरा पैसे नहीं देगा, तो वो क्या कर सकता है? कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ताकि डिफॉल्ट ना हो। यानी कि उसे कहे भाई तुम पैसे इकट्ठे नहीं दे सकते, कुछ इंस्टॉलमेंट करके दे दो, थोड़े थोड़े करके दे दो बस मुझे पैसे। फाइनेंशियल कोविनेंट कैन ऑल्सो बी एडेड इन, कोविनेंट कहते हैं एग्रीमेंट, फाइनेंशियल कोविनेंट कैन ऑल्सो बी एडेड इन डेट एग्रीमेंट सच एज मेंटेनिंग मिनिमम करंट एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो और क्विक रेशियो क्या होती है जी? ये इंशाल्लाह ताला आप R1 में पढ़ लेंगे। करंट रेशियो फाइंड करते हैं, वो बता देता हूँ। करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ये होती है करंट रेशियो। लिखने की जरूरत कोई नहीं है, आना कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अकाउंटिंग में आप ये सारी रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, SOFE के बाद सारी रेशियो एनालिसिस करेंगे, और स्टॉक चेन में जब कंपनी की परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती है इन सारी रेशियोज के ऊपर होती है, ठीक है। करंट रेशियोज के ऊपर, क्विक रेशियो के ऊपर, एसिड टेस्ट रेशियो के ऊपर, रॉस के ऊपर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर, इनके ऊपर इवेल्यूएशन होती है कंपनी की, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कंपनी करंट रेशियो का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर करंट रेशियो आ गई 2:1। क्या आ गई? 2:1। 2 डिवाइड बाई 1 का मतलब क्या होता है जी? 2:1। ये अच्छी बात बुरी बात? ये अच्छी बात है। इसका मतलब एक की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए 2 का एसेट पड़ा हुआ है, ये अच्छी बात है। डन जी। और अगर हमने किसी कंपनी की करंट रेशियो चेक की, वो ये था 1/2। हम कहेंगे चल भाग जा, तेरी तो लाइबिलिटी ऑलरेडी बड़ी ज्यादा है, तो फिर पैसे मांगने आ गया। हाँ, तो अब डर है कि मैं इसको पैसे दूंगा पर वापस कभी नहीं लूंगा। डन।
इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है वोटिंग राइट, यहां पे इनका वोटिंग राइट होता है। ओके नेक्स्ट, हैव अ राइट टू इनकम एंड एसेट। कहता है इनकम और एसेट में राइट किसका होता है? डेट होल्डर रैंक अहेड ऑफ इक्विटी होल्डर। डेट होल्डर का रैंक इक्विटी होल्डर से 1 स्टेप ज्यादा होता है। डेट होल्डर आएगा, देन मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद कौन आएगा? इक्विटी आएगा, और इक्विटी में कौन आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएगा। सबसे पहले कंपनी डूब गई, पैसा जो कर्जा जिनसे लिया उनको वापस करूंगा, फिर पैसा बच जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस करूंगा, और उसके बाद कुछ पैसा बच गया तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। अगर कुछ नहीं बचा तो वो उनका लॉस होगा। डन जी। Equity owner have residual claim on income, dividend are paid only after paying interest। ये बात सारी अपने पढ़ लिए। मेच्योरिटी का मतलब क्या है? जब हमारा एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा। कहता है डेट हैज अ स्टेटेड मेच्योरिटी। डेट की मेच्योरिटी होती है, यानी कि 5 साल के लिए कर्जा लिया, 10 साल के लिया। इक्विटी कोई मेच्योरिटी नहीं है, अब 10 साल 20 साल अगली नस्लों को जाकर शेयर दे दें भाई, ठीक है, उसकी कोई मेच्योरिटी नहीं है। टैक्स ट्रीटमेंट, ये हमने पढ़ा था। इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टिबल इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि कर्जे के ऊपर जब हम इंटरेस्ट देंगे कंपनी वो इंटरेस्ट माइनस कर सकती है। डिविडेंड आर नॉट टैक्स डिडक्टिबल एंड आर पेड फ्रॉम आफ्टर टैक्स इनकम। तो डिविडेंड जो है ये टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, जबकि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल है। मुझे क्यों लगता है ये एमसीक्यूज लाजमी आएगा। इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस का मतलब है टैक्स में माफी मिल जाएगी, जबकि डिविडेंड में टैक्स में माफी नहीं मिलती। नो टैक्स माफी, यहां पे टैक्स माफी, टैक्स मुआफी, यहां पे नो टैक्स मुआफी। डन जी। कन्वेंशनल बैंक एंड इस्लामिक बैंकिंग, ये तो आप लोग जानते हो। कन्वेंशनल बैंक वो होता है जो कि इस्लामिक नहीं होता, इस्लामिक बैंक वो होता है जो कन्वेंशनल नहीं होता। अब कन्वेंशनल कौन होता है वो पढ़ लेते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। कहता है कन्वेंशनल बैंक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है। नंबर 1, ये इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम होता है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर फोकस करता है। रिस्क एंड रिटर्न यहां पे बहुत ज्यादा होता है जी। रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। कन्वेंशनल बैंक आर जनरली रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट बॉडीज। रेगुलेशन यूजुअली फोकस ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंश्योरिंग लिक्विडिटी, बट दे डू नॉट स्पेसिफिकली एड्रेस एथिकल कंसिडरेशन। कहता है वो फाइनेंस को देखती है, वो फ्रॉड करके जाएंगे, इसके ऊपर उनको भी श्योरिटी नहीं होती। डन। एथिकल कंसिडरेशन में मिसाल के तौर पर एक बंदे ने, एथिकल कंसिडरेशन एग्जांपल क्या है, एक बंदे ने 1 लाख रुपया बैंक से उधार लिया, वो बैंक से बाहर निकल गया, एक भाई बाइक पे बैठ के आगे हेलमेट पहन के ब्लैक मास्क पहन के उनका हेलो हाउ आर यू, खैरियत से हैं आप, सुना है आप 1 लाख रुपया लेके आई हैं। उनका सर आपके लिए ही लेके आया हूँ, ये ले जाएं आप। वो ले गया और मैंने बैंक में जाके बताया मेरे साथ ये हुआ। बैंक ओ हो वेरी बैड सो सैड, ठीक है जी, वेरी बैड सो सैड। अब बस आप ना हर महीने जरा इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट टाइम पे दे देना जरा। बहुत तो बहुत बुरा हुआ है, पर अब पैसे तो हमने आपसे सूद समेत ही लेने हैं ना। अब वो ये थोड़ी कहेंगे अच्छा यार ये पैसे तो आपके इस्तेमाल में आए ही नहीं है, चलो यार कोई नहीं 50-50 बांट लेते हैं। नहीं, वो उन्हें ऐसा नहीं करे, एथिकल कंसिडरेशन कोई नहीं है। हाँ ऐसे ही होता है ना। अब किसी को कैसे पता, यही होता है ना, पुलिस मिली होती है, ठीक है जी, पुलिस मिली होती है, ये बंदा ये पैसे लेके जा रहा है, जरा छाप लो इसको जरा, ठीक है जी। अच्छा जी, वो घर नहीं पहुंचा तो उससे पहले लोग वहां पहुंचे होते हैं। ये कैसे पता होता है? तो कोई ना कोई ट्रेस कर ही रहे ना, कोई ना कोई ट्रेस कर ही रहे ना।
आखिरत में सारों का हिसाब होगा, आखिरत में सारों का हिसाब होगा। अभी 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 एक ना हमारी मार्केट में, घर के करीब हमारी मार्केट है, घर के करीब हमारी मार्केट में मुझे पता चला वहाँ पे चिकन वाला था। एक बंदा, उसके पास आईफोन थे, तकरीबन 1-2 आईफोन थे, वेल ड्रेस था। चिकन वाले के पास आया, उसने कहा यार हमारा उधर ना गली में ना कोई गेटेड कम्युनिटी है, उसने कहा साथ ही ना वो शादी चल रही है, तो हमें ना वो देगे बना रहे हैं, तो और हमें ना 35 किलो चिकन चाहिए, तो वो मैंने ऑर्डर देना है। तो और उसके बाद मैंने पेमेंट भी करी ज़्यादा, तो चेंज नहीं होगा तो मैं ऐसा करो 10,000 रुपया ले आओ, 10,000 रुपया ले आओ, ठीक है, 10,000 रुपये मुझे दे दो। और उसके बाद ये पिछले गली में मेरा घर है, तो उसको वहाँ तक ले भी आया साथ ना, 10,000 दे दो और मैं तुम्हें फिर रिमेनिंग अमाउंट भी दे दूंगा, ठीक है। तो वो 10,000 रुपये लेकर गया और उसने उसको बुलाया कि यहाँ पर आ जाओ, रुको मैं ज़रा आता हूँ। तो वो वहाँ पे खड़ा हो गया गली के कॉर्नर पे, वो थोड़ा सा आगे गया और वो आया ही नहीं। तो बेचारे का वो चिकन वाले का 10,000 रुपये लेके बंदा लेके चलेगा। ये लोगों की हालत है, और चिकन बेचारे ने पूरे 10,000 रुपये बेचारे की कमाई भी नहीं होनी है, कहाँ कमाई होनी है उसकी इतनी, तो 10,000 रुपये उसको चूना लगा के निकल गया। अब बंदा किस पे एतबार करे? चलो कोई भंगी हो, चरसी हो, समझ लगती है कि अब भाई ठीक है, इसने फ्रॉड किया है, इसने कोई नशा करना होगा, कुछ करना होगा, इसको ज़रूरत होगी, क्या ख्याल है, इसने मार्स में जाना होगा, फ्लाइट लेनी होगी इसने, डैनी इसका दुनिया में दिल नहीं लग रहा, ठीक है जी, क्लियर, उड़ना चाहता होगा ना, ठीक है। अब इस तरह के लोग जो फ्रॉड, एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती कि यार ये वाला भी बंदा भी करेगा। अब बंदा किस पे ट्रस्ट करे, किस पे ना करे, तो इस दुनिया में ना ही करे तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, इसलिए अगर कभी मैं आपसे पैसे मांगू तो आप मुझ पर ट्रस्ट अच्छा जी, फाइनल प्रोडक्ट एक और बात सुन लें। कल को जब आपको पैसे, कल को इंशाल्लाह आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आने हैं, ये बात तो तय है, इंशाल्लाह आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आपसे संभाले नहीं जाने इंशाल्लाह। हाँ सही बात, मैं सीरियस हूँ, हाँ सीरियस, यकीन करें कल को आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, आपके पास इतने ज़्यादा पैसे होंगे कि आपकी जेब में पैसे ही नहीं होंगे, आपके पास कार्ड्स होंगे, डेबिट कार्ड्स होंगे इंशाल्लाह प्लेटिनियम के। हाँ आप कहेंगे हाँ, हमें तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, आई डोंट हैव अ कैश, आई हैव अ कार्ड ठीक है जी, क्लियर है, मोबाइल में मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो लोगों को उधार नहीं देना, अगर आपने दे भी दिया तो फिर आपने भी बड़ा तहम्मुल रखना है, क्योंकि लोग आपको पक्की बातें वापस नहीं करने वाले, उधार वापस नहीं करने वाले। तो आपने क्या करना है, रिश्ता भी खराब नहीं करना, रिलेशन भी नहीं खराब करना, और अगर आप चाहते कि रिलेशन ना खराब हो, दोस्ती खराब ना हो, ठीक है, तो आपने कर्जा देना ही नहीं है, ना कर दे, वो रोए आप उसे ज्यादा रो के दिखा दें, ठीक है जी वो रोएगा, आपने उसे बड़ा एक्टर बन जाना है। उनका देख मेरा भाई तो किसी को बताता नहीं, अपने खुद के रात में मारे हैं, पता नहीं चलता नहीं है खर्चे। हाँ, या तो झूठ बोल लो या तो फिर फातिया पढ़ लो पैसों पर। अगर तो फातिया पढ़ने का जज्बा है तो फिर ठीक है, क्योंकि वो जो आपसे उधार लेके जाएगा वो वापस नहीं करेगा। और हाँ, अगर कोई किसी के जेन्युइन रीजन है और आपको पता है यार ये टाइमली उधार वापस करेगा, टेम्परेरी रीजन है, तो फिर उसकी मदद लाजमी करे, और आपको पता चलेगा यार मैंने इसके पैसे दिए, इसने मुझे वापस नहीं किए, नेक्स्ट टाइम उसको पैसे ना दें आप, देन क्लियर। हाँ जी, नहीं मांग सकता, हाँ तो तू अब तू दोस्त नहीं मेरा, अब तो भाई से पैसे मांगेगा, तू दुश्मन बन जा फिर पैसे दे दे हाँ ऐसे ही होता है, फिर बंदा नहीं मांग पाता, शर्मे में नहीं मांग सकता, फिर बंदे को बगावत बनना पड़ता है। अच्छा जी, कन्वेंशनल बैंक ऑफर वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। भाई कन्वेंशनल बैंक आपको क्या करेगा, पर्सनल लोन दे देगा, मॉर्टगेजेस, क्रेडिट कार्ड दे देगा, सेविंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दे देगा। चैप्टर खत्म जी, डन जी। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज पढ़ कर आएंगे। और नाउ मूव टू द चैप्टर नंबर 5। क्या जी, अल्लाह ने चाहा तो हो ही जाएगा इंशाअल्लाह। हम इधर ही हैं आज। हाँ 5 तो कंप्लीट हो गया।
दोबारा रिक्वेस्ट करें, दोबारा मैं भी कह दूंगा, कर देंगे आपको। नहीं कर रहे, चलो करके देखेंगे, हम कोशिश कर लेंगे थोड़ी सी। अच्छा जी, ठीक है, फिर चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं जी। आधा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करें जी। इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। फिर की एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स क्या होती हैं, और इंफॉर्मेशन सिस्टम के लेवल्स क्या होते हैं। ये 4 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सारा के सारा ये जो चैप्टर है आईटी के ऊपर बेस करता है, लेकिन आईटी विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस। आपस में बातें नहीं करेंगे तो हम जल्दी पढ़ लेंगे, अगर आप आपस में बातें करेंगे तो मेरी बात समझ नहीं लगेगी आपको। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पता नहीं मैं ये उर्दू ये कैसे कहूँ कि खामोश हो जाएं, पता नहीं मैं कैसे कहूँ। मैं कहता हूँ खामोश हो जाएं, फिर हल्की आंच में लग जाते हैं सारे। आप सारे खामोश रहेंगे ताकि फिर आराम सुकून से, ये टेक्निकल चैप्टर है तो समझ को नहीं लगनी, आराम से सुनेंगे, कोई सवाल होगा बस पूछ लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम में फ़र्क क्या है। नंबर 1 कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ करेंगे। टेली कम्युनिकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी है, इसको यूज़ करेंगे टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डाटा। डाटा को स्टोर करेंगे, डिलीट हो जाए तो रिट्रीव कर लेंगे, ट्रांसमिट कर लेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, मैनिपुलेट डाटा को चेंज कर लेंगे। कहता है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ ऑफ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क। कहता आईटी जो है ये कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ है। द डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड अदर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सच एज टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो। कहता है ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी कि टेलीविज़न से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी है, टेलीफोन से मिलती है, रेडियो से मिलती है, नाउ मोबाइल फ़ोन से मिलती है। ठीक है, क्लियर। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पता चल गई कि वो टेक्नोलॉजी जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। वो कंप्यूटर हो सकता है, वो हमारे पास इंटरनेट हो सकता है, वो हमारे पास टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो, मोबाइल फ़ोन हमारे पास हो सकते हैं, या इसके अलावा कोई गैजेट हो सकता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ब्रॉडर एस्पेक्ट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ब्रॉडर टर्म है और उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक आईटी का पोर्शन है। द टर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ब्रॉडर देन किससे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, एज इट कंपोसेस नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, बट ऑल्सो द वेज इन विच पीपल इंटरेक्ट विद द टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस। लोग उस प्रोसेस से, उस टेक्नोलॉजी से किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे ताकि वो अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सकें। कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में सारा कुछ आ जाएगा जो आईटी में भी है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिस्टम होंगे जिससे लोगों को बिजनेस करने में आसानी होगी। तो लोग बिजनेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। अब वो कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे वो हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम बताएगा। कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्क्राइब कंप्लीमेंट्री नेटवर्क ऑफ सॉफ्टवेयर। कहता है इसमें क्या क्या होगा जी इंफॉर्मेशन सिस्टम में। कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे पास सॉफ्टवेयर का नेटवर्क होगा जी, हार्डवेयर होगा, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन यूज टू कलेक्ट, फिल्टर, प्रोसेस, क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नेटवर्किंग के जरिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे,
इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करेंगे। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम समरी बनाएं तो नंबर 1, ये सिस्टम है। सिस्टम में क्या होगा? सेट ऑफ इंटरेक्टिंग कंपोनेंट दैट ऑपरेट टुगेदर अकम्प्लिश अ पर्पस। कहता है ये ऐसा सिस्टम है जिनको हम यूज करेंगे ताकि अपना मकसद पूरा कर सके। वो मकसद हमारे कम्युनिकेशन हो सकता है, वो मकसद हमारा बिजनेस को करना हो सकता है। बिजनेस सिस्टम कहता है कलेक्शन ऑफ पीपल होगा, मशीन्स होंगी, मेथड ऑर्गेनाइज टू अकम्प्लिश अ सेट ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। कहता है बिजनेस सिस्टम क्या? कहता है बिजनेस का सिस्टम लगाएंगे, जैसे कि अगर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है ऑनलाइन तो ऑनलाइन का प्रॉपर सिस्टम बनाऊंगा। कोई टीम होगी, लोगों की टीम होगी, इक्विपमेंट्स की टीम होगी, लाइटिंग होगी प्रॉपर, डन जी, और एक वीडियो एडिटर होगा। ये बिजनेस सिस्टम बनेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या जी? ऑल सिस्टम एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारा के सारा जो सिस्टम होगा, प्रोसीजर होगा, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। आईटी क्या है? आईटी वो टूल होगा यूज टू कैप्चर, स्टोर, ट्रांसमिट एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। आईटी वो टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम इंफॉर्मेशन को हासिल करेंगे और इंफॉर्मेशन सिस्टम से उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में आप लोग प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा होते हैं, फिर आप उसको इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं अपना मकसद पूरा हासिल करने के लिए। जिस तरह से हमारा सारा डाटा है, हमारा सारा डाटा किसके पास? गूगल के पास है, और फेसबुक के पास तो हमारी ज़ाती ज़िंदगी भी है। गूगल के पास हमारी इंफॉर्मेशन है, तो गूगल ने क्या किया? आईटी को यूज़ करके एक गूगल अकाउंट बनाया और वो इंफॉर्मेशन को हासिल कर लिया। अब गूगल के पास पूरे के पूरे वर्ल्ड के लोगों का डाटा है, सवाई चाइनीज़ का। उनका अपना सिस्टम है, इसलिए चाइनीज़ ने दीवारें चीन तो बनाई भी नहीं है, सॉफ्टवेयर की उसके पास दीवार है। पूरा जो चाइना है, जो पूरा चाइना है, इसके इर्द गिर्द ये फायर वॉल है। यानी कि अगर मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो ये चाइना है, इस चाइना के इर्द गिर्द ऐसे फायर वॉल है, यानी कि कोई भी वायरस और कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर वो चाइना के हदूद में एंटर ही नहीं हो सकता, उसे अपना प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। इसलिए चाइनीज लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये वही होता है जितना वो दिखाते हैं सिर्फ, डन। तो चाइना की टेक्नोलॉजी क्या क्या है किसी को कोई नहीं पता। पाकिस्तान के पास क्या है ये सबको पता है, इंडिया के पास क्या है सबको पता है, क्योंकि इनका फायरवॉल ओपन नहीं ना, ठीक है। तो गूगल के पास हमारा सारा डेटा है, गूगल के पास हमारा क्या है सारा। फेसबुक के पास हमारा डेटा ही नहीं है, हमारी पिक्चर्स हैं, हमारी डेली लाइव्स हैं, हम क्या लाइक डिसलाइक करते हैं उसके पास है। इंस्टाग्राम के पास इच्ची बिच्ची है हमारी, क्या ख्याल है डन जी, क्लियर। वो आपको बता देगा ये बंदा सुबह कब उठता है कब सोता है, वो आपको एक एक चीज बता देगा। इसलिए तो जो हम सोचते हैं वो हमें नजर आना शुरू होता है, क्योंकि हमारे मोबाइल में गूगल में माइक्स हैं, वो हम सब कुछ डिटेक्ट कर रहे होते हैं। इसका मतलब उनके पास उनके पास वो इंफॉर्मेशन जो हमारे अम्मा पापा के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी डन जी, पर उनके लिए रेलिवेंट नहीं है ना, उनके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं अपना मकसद पूरा करने के लिए डन जी। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ब्रॉडर टर्म है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है? कहता है प्लानिंग करना, इन्वायरमेंट कंट्रोल, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन दी मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का नाम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो टूल होगा जिससे हम इंफॉर्मेशन को हासिल कर रहे होंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए हम वो जो टेक्नोलॉजी से हमने डाटा हासिल किया होगा उस डाटा को कैसे प्रोसेस करना है, कहाँ प्रोसेस करना है, किस मकसद के लिए क्या करना है, कहता हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को उसके लिए हम यूज़ करें। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे हम SEO करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं डन जी, कि हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि लाहौर में जोहर टाउन वाले, गुलबर्ग वाले ये क्या चीज़ें खाना खरीदना पसंद करते हैं, इनकी हैबिट क्या है, ये हम सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम से जान सकते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल क्या जी? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? कलेक्ट करेगा डेटा को कलेक्ट करेगा, फिर डेटा को प्रोसेस करेगा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन जैसे कि अमेजोन के पास डेटा सारा कस्टमर्स का, कि कौन से कंट्री वाले क्या खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, कितने का खरीदना चाहते हैं, ये सारा डेटा उसके पास है। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। दैट स्पोर्ट प्लानिंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा? डेटा को कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। क्यों? ताकि वो प्लान कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके,
मॉनिटरिंग कर सकें और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। डन जी, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इतनी कमाल की चीज़ है, इसलिए बिजनेस सारे बिजनेस इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं। कौन कौन यूज़ करते हैं आगे इंशाल्लाह हम अभी पढ़ने वाले हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज करें, फायदा क्या होगा? कहता है हमारी एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। आईटी कैन बूस्ट रेवेन्यू बढ़ जाएगा। आईटी इज ऑफन एक्सपेंसिव रिक्वायरिंग केयरफुल फाइनेंशियल कंसिडरेशन। कहता आईटी का इक्विपमेंट खरीदना, सेटअप लगाना, सम टाइम पैसे तो लगेंगे लेकिन ये वन टाइम खर्चा होगा, बार बार नहीं होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट डिलीवर पॉजिटिव रिटर्न। आपने जो टेक्नोलॉजी लगाई है, देखना इस टेक्नोलॉजी से फायदा हो रहा है या इस टेक्नोलॉजी से फायदा नहीं हो रहा। फायदा हो रहा होगा तो कंटिन्यू करेंगे और इसको छोड़ देंगे, ट्रेडिशनल वे में कर लेंगे। देन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग फिजिकली चीज़ें खरीदना प्रेफर करते हैं, वहाँ पे हम ऑनलाइन चीज़ें वेबसाइट बना सकते नहीं हैं। आईएस का मतलब कौन है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज शॉर्ट यूजफुल लाइव्स ड्यू टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज। इंफॉर्मेशन सिस्टम की जिंदगी बड़ी कम होती है, टेक्नोलॉजी बदलेगी, आपको पुराना वाला ऑब्सोलीट करना पड़ेगा, न्यू के ऊपर मूव करना पड़ेगा। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम ये अभी हमने कल पढ़ा था। लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन 3 होते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। ऑपरेशनल कौन यूज करता है? लो लेवल मैनेजमेंट। टैक्टिकल मिडिल वाले और स्ट्रेटेजिक सीनियर लेवल वाले। कहता है इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम प्लानिंग के लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे। प्लानिंग क्या? एस्टैब्लिश हेल्प एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। हम अगर एक बिजनेस कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है मैंने रिसोर्सेज को क्या करना है? प्लान करना है रिसोर्सेज को प्लान करना है। मिसाल के तौर पर इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैं पता कराऊंगा कि जिस दरख्त की मुझे लकड़ी चाहिए, ये दरख्त किस किस सीजन में ज्यादा होते हैं, किस किस सीजन में कम होते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैं क्या कर सकता हूं? पता करवा सकता हूं। टाइम स्केल, फोरकास्ट, अल्टरनेटिव आउटकम्स, ये सब कुछ मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम से प्लान कर सकता हूं एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आ रही है तो फिर मैं ये इंफॉर्मेशन से प्लान करूंगा कि ये रॉ मटेरियल इसको दुनिया में कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है और किस कंट्री में कितना का मिल रहा है और डिलीवरी टाइम क्या, कब तक मुझ तक पहुंच जाएगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम से मैं अपने रिसोर्सेज को बेटर प्लान कर सकता हूँ। कंट्रोल, इंश्योर दैट प्रोसेस आर इंप्लीमेंटेड एज प्लान्ड। इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप लोगों ने आईटी में इन्वेंट्री वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा जी? इन्वेंट्री वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा। पढ़ा जी? FIFO वाला, वेटेड एवरेज वाला जी पढ़े? हाँ, आप लोगों ने इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाया, ये इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाया। ये जो इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनता है ये परपेचुअल से बनता है। एक होता है पीरियोडिक सिस्टम, एक होता है परपेचुअल सिस्टम। जो परपेचुअल सिस्टम होता है वो ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसमें आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। नॉर्मली जो बेसिक सॉफ्टवेयर वो ERP होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये यूज करते हैं बेसिक वाले। इसमें क्या होते हैं? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो हर रोज आपकी इन्वेंट्री को अपडेट करता है। अगर आप दिन क्लोज हो गया, दिन की क्लोजिंग में देखें कितनी परचेजिंग की, कितनी सेल की, आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बता देगा। यानी कि वो डेली बेसिस पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी कर देता है। डे जी, पीरियोडिक पे तो हम साल के आखिर में देखते हैं ना कि क्या बच गया, कितने का बच गया। जबकि परपेचुअल में तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें पूरे दिन का बता देगा कि भाई आज क्लोजिंग ये है, आज की सेल ये है, आज की परचेज ये है। ये क्या यूज किया उन्होंने? इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया, MIS यूज किया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सारी की सारी कंपनी इस वक्त इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करती है अपने रिसोर्स को प्लान करने के लिए। जैसे कि अगर आप एक फार्मेसी में जाएं, फार्मेसी में जानते हैं, आप कहते हैं सर ये वाली टैबलेट दे दें, वो कंप्यूटर में टैबलेट को सर्च करता है और देखता है कि सर ये हमारे पास स्टॉक में नहीं है। उसको कैसे पता चलता है? सिस्टम बताता है कि नो स्टॉक। और अगर 2 डब्बियां पड़ी हों, वो कहता है जा ये पड़ी हुई है, उसको नजर नहीं आती, वो कहता है छोटे देख 2 डब्बियां का स्टॉक नजर आ रहा है मुझे, देख उधर ही पड़ी होंगी। तो वो छोटा ढूंढता जरा ध्यान से, तो उसको डब्बी मिल जाती है, प्रोडक्ट मिल जाती है। कैसे पता चला? इंफॉर्मेशन सिस्टम से पता चला। अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो इन्वेंट्री को बताता रहता है, इतनी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है। डन जी। और देखिए जब हमारा बिजनेस लार्ज स्केल में होता है, अब मैं 1 बाय 1 रोज तो देखूंगा कितनी दवाइयां रह गई हैं, कितनी दवाइयां शॉर्ट हैं, कितनी दवाइयां खत्म होने वाली, कितना सरप्लस में है।
मैं रोज के रोज इन्वेंट्री को फिल्टर लगाता हूँ, बताता हूँ कि यार कौन कौन सी प्रोडक्ट है जिसकी इन्वेंट्री कम रह गई है, जिसके एक एक दो दो पीसेज रहते हैं, मैं उसको रीऑर्डर दे देता हूँ ताकि शॉर्ट होने से पहले माल आ जाए, और जिसकी इन्वेंट्री पड़ी होती है उसको नहीं मंगवाता। प्लानिंग है ना मेरा, रिसोर्स का कंट्रोल है ना मेरा, रिसोर्स का कंट्रोल कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। जी, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, तो क्या करूँगा, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करूँगा, सेल को, परचेज को, जैसे मैंने आपको ERP सिस्टम कहा, इस तरह से अभी ढेर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम पढ़ेंगे हम यहाँ पर। कौन कौन, ये ERP यूज होता है, ओरेकल यूज होता है, SAP यूज होता है, और SAP के कुछ वर्जन होते हैं। डन जी, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। डन जी, प्रैक्टिकली अकाउंटिंग तो किताबों में होती नहीं है, डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं है। डन जी, क्या करते हैं जी, डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं है, हमने क्या करना था, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करनी होती है। सेल को सेल में रिकॉर्ड कर देंगे, परचेज को परचेज में, ऑटोमेटिकली डबल एंट्रीज हो रही होती है, ऑटोमेटिकली लेजर्स बन रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंसेस बन रहे होते हैं, ऑटो में इनकम स्टेटमेंट और एसओएफ बन जाते हैं। हमने तो बनाना ही नहीं है। जी जी, क्या करना, हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है, हमारा काम यह है, हमारा इसमें काम क्या सर, सारा कुछ सिस्टम में करना है। सेल जो होगी बच्चों, ये हमारे पास दो तरह की होगी, कैश सेल भी होती है, क्रेडिट सेल भी होती है। यस सर नो, सेल को सेल में रिकॉर्ड कर लिया, सेल को सेल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी होगी वो सेल रिकॉर्ड करके बैठा रहेगा। भाई कैश में भी तो एंट्री करनी है ना, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, वो सेल में तो एंट्री कर लेगा नालायक, ठीक है, कैश में नहीं करेगा। और आप जैसे बच्चे कैश में भी एंट्री करेंगे, सेल में भी करेंगे ना। और जो क्रेडिट सेल होगी उसमें आप क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे जी, क्रेडिट अगर हमने सेल किया तो भाई रिसीवेबल डेबिट करेंगे और सेल क्रेडिट करेंगे ना, फिर तो टीबी सही बनेगा ना, वरना करेक्शन ऑफ एरर आ जाएगा। पढ़ ले चैप्टर करेक्शन ऑफ एरर वाला, वरना करेक्शन ऑफ एरर्स आएंगे ना, हाँ, फिर सस्पेंस अकाउंट भी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ओह मेरा बॉल पॉइंट फोर्थ हो गया, चार्जिंग की जरूरत है इसकी, कोई नहीं, इसको 2 सेकंड लगने चार्ज होने, ये देखना अभी चार्ज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, भाई हम ना परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। भाई देखो, हम एक्चुअल को बजट से कंपेयर, एक्चुअल किससे कंपेयर, खैर है इतने में मैंने हमने बच्चों एक्चुअल को किससे कंपेयर करना जी, बजट से। मिसाल के तौर पे एक्चुअल वर्सेस बजटेड एक्टिविटी। देखो हमने सोचा था यार मैं 2000 चीजें बेच पाऊंगा, क्या करूंगा, 2000 चीजें बेच पाऊंगा, लेकिन हकीकत में मैं 1600 बेच पाया। हकीकत में 1600, मैंने सॉफ्टवेयर को यूज किया और मैंने बजट प्लान बनाया, यार मैं 2000 बेचूंगा पर मैंने 1600 बेची, 400 चीजें कम बेची, है ना। इसका मतलब अब मैं यहां से क्या करूंगा, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करूंगा। यार जब मैंने 2000 का अंदाजा लगाया था, कुछ सोच के अंदाजा लगाया होगा ना, पर एक्चुअल में तो 1600 बिका, क्यों हुआ। अब इसके पीछे रीजन आइडेंटिफाई करूंगा। रीजन हो सकता है कि यार महंगाई ज्यादा हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया, लोगों ने डिमांड कम कर दी, या हो सकता है हमारी प्राइसेस बढ़ गई होंगी, या कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, या कुछ और गड़बड़ चल क्या है माशरे में, कर क्या रहा है, ये सेल कम क्यों हुई है, क्या हमारे साथ एक और दुकान खुल गई, कस्टमर डिवाइड हो गया, हमारा कस्टमर हमसे कम हो गया, तो हम ये रीजन आइडेंटिफाई करेंगे। डन जी, समझ लगती है मेरी बात। इसको कहते हैं वेरिएंस। क्या कहते हैं जी, वेरिएंस। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कैफ 5 में वेरिएंस पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे। एक्चुअल और बजट के डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं, वहां जाके आपको याद आएगा। डिसीजन मेकिंग कहता है फिर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करके क्या करेंगे जी, डिसीजन मेकिंग करेंगे। डन जी। अदर यूज पढ़ लेना यार, ये आसान ही है। अदर यूज में इंफॉर्मेशन सिस्टम आर यूज इन फैक्ट्रीज टू ऑटोमेट प्रोडक्शन प्रोसेस, ट्रैक, मैनेज इन्वेंट्री एंड मॉनिटर ऑपरेशन। ये जो रिपोर्ट्स है, आपको पता है मेडिकल साइंस में, मेडिकल में अब उन्होंने रोबोट्स को ट्रेन कर लिया, अब वही क्या करेंगे, इलाज कर लेंगे जी। क्या कर लेंगे, वही क्या करेंगे, पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वेल एंड गुड। पाकिस्तान में ना हमें उसकी बैटरी डाउन हो जाए, वो बंदा बीच में लटका रह जाए, रिपोर्ट जनाब सकेंगे लो बैटरी, अब बैटरी डाउन हो गई और बंदा उधर ही पड़ा हुआ है जी। ठीक है जी, क्लियर है, हाँ ठीक है जी। तो ऐसे ही है। अच्छा जी, पाकिस्तान को बस अल्लाह चला रहा है, वरना तो सही बात अल्लाह ही चला रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है ये भी नहीं पता। ठीक है जी, अच्छा जी आगे चलते जी।
मोस्ट कंपनी यूज देम प्रोसेस कस्टमर ऑर्डर, मैनेजिंग बिल, हैंडल वेंडर पेमेंट। भाई सारा कुछ ऑटोमेशन पे लगा हुआ है, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, अब आप ग्रोसरी स्टोर में जाएं, वो प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे, प्रोडक्ट को जी क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, और उनके पास एंट्री में ऑटोमेटिक एंट्री बन जाएगी कि ये हमारी क्या होगी, सेल होगी, यहाँ से इन्वेंट्री कम होगी, कैश में चलेगा और आपको इनवॉइस मिल गई, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। बैंक भी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस, एटीएम विड्रॉल, लोन वगैरह पेमेंट। तो बैंक ने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करके, ये जो आपकी मोबाइल ऐप है ये क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी की सारी आपकी। पार्ट 2 नन्ना मुन्ना सा पार्ट है जी। की एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, डाटा क्या होता है, ये रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होती है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कहता है एन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम यूज्ड टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा इंफॉर्मेशन। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस आपकी हार्ड डिस्क होती है, क्या जी, हार्ड डिस्क, जहां पे सारा डेटा स्टोर करके रखा हुआ है, डेटाबेस आपके लिए। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS, ये हम ये सारे 6 के 6 डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी मैं, ये नन्ही मुन्ने से इसकी डेफिनेशन है, अभी ये फुल फ्लैश जाएंगे आपको। डन जी। DBMS क्या है, पढ़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। अच्छा चलो आगे भाई। DBMS क्या है, कहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कहता है डेटाबेस बना लिया ना, मिसाल के तौर पर आपने एक फोल्डर बनाया, अरे बच्चों आपने एक फोल्डर बनाया, सब कुछ फोल्डर में फेंक दिया, कल को आपको नहीं पता चला इसमें क्या पड़ा हुआ है। फिर आपने उस फोल्डर को मैनेज किया, आपने लिखा ये मेरा PRC का अकाउंटिंग है, ये मेरा PRC का इको पोर्शन है, ये बिजनेस पोर्शन है, ये QM का मैथ पोर्शन है, ये स्टैट पोर्शन है, ये मेरे टेस्ट हैं, ये मेरे मॉक हैं। कितना ऑर्गेनाइज नहीं हो गया, आपने अपने डेटाबेस को मैनेज कर लिया, आपको खुद को अच्छा लग रहा है। अब अगली बार आपको चीजें ढूंढने में जल्दी होगी ना। हाँ, नेटवर्क, नेटवर्क क्या जी, सिस्टम दैट अलाउ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड शेयर डाटा। नेटवर्क क्या करता है, डिवाइस को कनेक्ट करता है और डाटा शेयर करता है। जैसे नेटवर्किंग से आप डाटा ब्लूटूथ क्या है, ये भी एक नेटवर्क है। इंटरनेट तो है ही नेटवर्क ना, आप डाटा एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक भिजवा सकते हो ना। खैर दूसरी दुनिया नहीं, गलत कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क कर लेते, थोड़ा नीचे आ जाते हैं स्टेप। डन जी, मतलब मेरा विजन ब्रॉडर है ना, मतलब मैंने कहा एक दुनिया से दूसरी दुनिया, कल को मार्स में भी तो रहना है ना, मार्स में रहेंगे ना, क्या ख्याल है, मार्स में नहीं रहना, वो मार्स में कुछ सोच तो रहे, कुछ प्रोग्राम बन जाए, कोई प्लॉट श्लॉट पानी के सराद मिल रहे हैं उनको हल्के फुल्के से, तब तक इंशाल्लाह जन्नत में इंशाल्लाह। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब टू इंटीग्रेट टू थिंग्स विद ईच अदर। डन जी, ये इंटीग्रेशन क्यों है, वो मैथ वाली नहीं है। प्रोवाइड होलिस्टिक व्यू ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस डिफरेंट एरिया एंड फंक्शन। बच्चों हमारे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन था ना, उन चारों डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया हेड ऑफिस ने, तो बन गया सेंट्रलाइज सिस्टम। यानी कि डिवीजन ए की जो भी सेल होगी हेड ऑफिस को फौरन नजर आ रही होगी, बी की सेल होगी वो भी हेड ऑफिस को नजर आ रही है, डिवीजन सी की सेल, डी की सेल, चारों की जो सेल परचेज हो रही होगी, हेड ऑफिस बैठ के देख रहा होगा कि डिवीजन ए बी सी डी में क्या क्या चल रहा है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, ये है इंटीग्रेशन। हमने चारे डिवीजन को डाटा को इंटीग्रेट कर दिया हेड ऑफिस के सिस्टम के साथ। ये बात समझ आ रही, जैसा कि और एग्जांपल देता हूं बेसिक लेवल की, आपके लेवल की। आप लोगों ने घर में CCTV कैमरास लगाए, डन नो, फिर आपने उस सिस्टम को अपने मोबाइल ऐप से इंटीग्रेट कर लिया। अब क्लास में बैठ के अपने घर को देख रहे होंगे, यस और नो, कि मेरे घर में चोर आया कि नहीं आया, या कौन आया, है ना, सर्विलेंस हो रही है ना। तो ये है इंटीग्रेटेड सिस्टम। मेरे बात समझ आ रही है, क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपके लेवल की ओर। ये रहता है जैसे आप लोगों ने अपने आप को इंटीग्रेट किया हुआ है, डन जी, फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम के साथ, अभी तो इंटीग्रेटेड ही है ना, इंटीग्रेटेड। टिकटॉक के साथ भी, टिकटॉक के साथ, स्नैपचैट में क्या होता है, फिल्टर की दुकान है, वहां पे आता कुछ और है जाता कुछ और है। ओके ओके ठीक है। हाँ, बड़े रिश्ते फ्लॉप हुए हैं, नाकाम हुए हैं उसकी वजह से।
दिखाया कुछ और, हकीकत कुछ और। ओके अच्छा जी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, सिक्योरिटी हम भाई डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, अनऑथराइज एक्सेस और उसके बाद मिस यूज और लॉस, ये इंशाल्लाह हम सारा ये 6 सारे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमें नन्ही मुन्नी सीन की बातें की हैं। अब आ गया डेटा। हाँ हाँ, आपके अंदर तड़प ही जाग उठी डेटा को देखकर, सर पढ़ के जाएंगे हम। हाँ आपने कहा सर 6 मजा ही नहीं आया, चासी नहीं आई सर, डिटेल में पढ़ाएं जरा। अब मैं पढ़ाऊंगा ना डिटेल में। घंटा पूरा होगा हमारा 1:15, 12:15 स्टार्ट किया था मैंने। हाँ तो 1:30 बजे हम नमाज की ब्रेक करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा आ जाएंगे। चले 3 अभी पढ़ लेते हैं हम, 5 मिनट में वापस आ जाएंगे, 10 मिनट तक क्लास हमने क्लोज कर देनी है। चलें जी आगे बढ़ते हैं जी। रोना पीटने का ओए वापस आना है तूने, तू तो पक्का ही जा रहा है यार। देख के जरा यार, भाई कीमती बंदा है हमारा, भाई कीमती बंदा है। बहुत सारी आवाम बैठी हुई है। हाँ वो पानी होगा ना, वैसे ही हो गया। चलो जितना आप लोग लेट करेंगे मैं तो इधर ही हूँ। 2 बजे का टाइम है, हम 2:30 बजे चले जाएंगे। और बताएं। अच्छा तो चलो मेरी अगली क्लासेस भी हैं, मैं भी पिलाऊंगा आखिरी दिन। नहीं सीरियसली ठीक है। डेटा क्या जी, पढ़ ही लेना। ओए बस बच्चों, बस दावत ना कर लें यहाँ पे, हम कोर्स को छोड़ देते हैं, पार्टी प्रोग्राम बना लेते हैं हम। अच्छा कहता है भाई वापस आ जाए, डेटा क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है ना। ये तो क्यूएम वाली बात है, आपको पता, मेरे से अच्छी पता है आप लोगों को। अच्छा जी, डेटा क्या है, जैसे नंबर, टेक्स्ट, पेपर, डिजिटल बिट्स, बाइट्स, इंफॉर्मेशन हेल्ड इन ह्यूमन मेमोरी, कह रहा सारा डेटा ही होता है। बिजनेस डाटा इंक्लूड ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सच एज सेल फिगर, ये डाटा होता है। व्हेन डेटा प्रोसेस इट बिकम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, ये भी आपने क्यूएम में डेफिनेशन पढ़ी होगी इंफॉर्मेशन की। डाटा आपको मीनिंगफुल फॉर्म नहीं देता, डाटा तो रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है। डन जी, डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है। डन जी, जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो फिर वो इंफॉर्मेशन बन जाएगा। द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इंफॉर्मेशन से फायदा क्या होगा, हम एनालाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे और डिसीजन मेकिंग में हमारा हेल्प आएगा। ये सारी रीडिंग ना, मैं गलत बातें कर रहा हूं इधर, मेरी सुन लेना। डेटाबेस, ये सारा कुछ आप खुद से भी रीडिंग कर सकते हैं। मैं इसलिए इतनी रीडिंग कर रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए पढ़ना आसान हो जाए, और जो नहीं पढ़ पाएगा कम से कम मुझे सुन ले, वरना ये सारी बातें मैं आपको हल्का फुल्का डिफाइन कर चुका हूं। मैं तो एक लाइन आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप पढ़ ले बहाने से, वरना डेटाबेस समझा चुका, डेटाबेस क्या है, तो 6 के 6 पढ़ा चुका, वरना मैं क्या सोचता हूं भाई 6 के 6 हो गए जी। चलें जी, अब इंशाल्लाह ताला यहां से स्टार्ट करते हैं जी, पार्ट 3 से। चलो आ जाए जी। डेटाबेस है क्या, कहता है डेटाबेस इज एन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम दैट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा एंड इंफॉर्मेशन, जो कि डेटा को और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा। इट फॉर्म द कोर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक कोर एलिमेंट होता है, क्योंकि डेटा ही नहीं है, उसने किसको प्रोसेस करना है, उसने किसको एनालाइज करना है, और उसने डिसीजन क्या करना है, कुछ भी नहीं कर पाएगा। डेटा होगा, वो प्रोसेस होगा, वो एनालाइज होगा, फिर कहीं जाकर डिसीजन मेकिंग होगा। ये आप लोगों ने QAB में 7वें चैप्टर में पहले पढ़ा होगा। देन स्टैटिस्टिक 2 तरह की होती है, एक डिस्क्रिप्टिव और एक इन्फ्रेंशियल। ये डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल की कंबाइंड बात हो रही है। डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को फिर एनालाइज करना, फिर प्रेजेंट करना, डिस्क्रिप्टिव करता है, फिर एनालाइज करना और डिसीजन मेकिंग करना इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का काम होता है। डन जी, तो
स्टैटिस्टिक्स मेन है डेटाबेस का। की यूजर एक्सेस डेटाबेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दे नीड। भाई की यूजर जिनको डाटा चाहिए होगा वो इस डाटा को यूज करेगा जब उसको जरूरत होगी। वेदर फॉर प्लेसिंग इन्वेंट्री ऑर्डर, उसने डाटा यूज किया, पता चला यार इन्वेंट्री कम है तो उसने इन्वेंट्री का ऑर्डर दे दी। शेड्यूलिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग, भाई हम इस टाइम पर प्रोडक्शन करेंगे। प्रिपेयरिंग लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, और कोई भी फोरकास्टिंग के लिए वो अपने डाटा को यूज कर सकता है। अभी हम पढ़ते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल खुद ही पढ़ लेना। डन जी, आसान से नन्ही मुन्नी सी है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बस ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ लें, उसके बाद ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कहता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस है, सॉफ्टवेयर है यूज टू क्विकली एंड एफिशिएंटली एंटर, स्टोर, ऑर्गेनाइज, सिलेक्ट, रिट्रीव डाटा इन डेटाबेस। डेटाबेस में से जितना भी डाटा है ये क्या करता है डीबीएमएस, उसको क्विकली स्टोर कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, सिलेक्ट कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, यानी कि ये पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है डीबीएमएस। DBMSM प्राइमरीली फंक्शन एज ए इंटरफेस बिटवीन द एंड यूजर एंड द डेटाबेस। ये डेटाबेस और जो इसको इस्तेमाल करने वाला होता है उसके दरमियान में क्या करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वाइल साइमल्टेनियसली मैनेज द डाटा, ये सारी बातें मैं इसलिए करवा रहा हूँ, उस एग्जामिनर ने यहाँ से ना उठा के MCQs बना देना कि DBMS करता क्या है। ये डाटा को मैनेज करेगा, द डेटाबेस इंजन को, डेटाबेस स्कीम टू फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। ये डाटा को मैनेज करेगा, डाटा को अगर बदलना हो ये बदल देगा, यूज करना हो, प्लान करना हो, ये सारा कुछ वो काम कर देगा। मेन टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस की मेन टाइप अभी हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कहता है मेन टाइप हायरार्किकल डेटाबेस है, नेटवर्क डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। पॉपुलर डीबीएमएस एग्जांपल इंक्लूड क्लाउड बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बस आप लोगों ने इनके नाम सिर्फ देख लेने, ये MCQs में एग्जामिनर इसके नाम पूछ सकता है, इनके बारे में पूछेगा नहीं फर्दर। पॉपुलर कौन है अगर वो पूछे तो क्लाउड बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कहता है क्लाउड बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन मेमोरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कॉलमनर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड NoSQL इन DBMS। DBMS में से पॉपुलर कौन है? एक क्लाउड बेस्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है जी, और इसमें एक ये है इन मेमोरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक CDBMS है और NASQL है। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4, ये चारों को MCQs के लिए याद कर लेना। ये DBMS की टॉप एग्जांपल्स हैं। डन जी, ये होती क्या है हमें नहीं बता, आपको बता, दोनों बराबर बराबर ही चल रहे हैं। डन, इनके नाम ही काफी है, वरना पूरा तो IT का चैप्टर बन जाएगा ये। डन 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 जी, डन बच्चों। नेटवर्क पढ़ लें, नींद नहीं आएगी हमें, नेटवर्क पढ़ के जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। नेटवर्क जी, नेटवर्क आसान से जी, नेटवर्क जिसने जाना है वो चले जाए, लेक्चर आपके ग्रुप में आ जाएगा। अच्छा जी, नेटवर्क क्या है जी? प्लेस नेटवर्क, मोस्ट बिजनेस यूज नेटवर्क टू डिलीवर इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉइज, सप्लायर, कस्टमर। कहता है नेटवर्क के जरिए, जैसे कि ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए, डन जी, और इसके अलावा कुछ और नेटवर्क को यूज करके अगर आप इंफॉर्मेशन कस्टमर तक, सप्लायर तक, या इसके अलावा गवर्नमेंट तक या एम्प्लॉय तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं तो ये नेटवर्किंग है। डन जी, जैसे कि कॉलेज वालों की तरफ से मैसेज आ गया कि आपकी कल क्लास होगी 3 घंटे की, ये नेटवर्क का यूज किया उन्होंने। अरब आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर बाय कम्युनिकेशन चैनल टू शेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो नेटवर्क है क्या? ये क्या नेटवर्क है क्या? कहता है ये कंप्यूटर सिस्टम को हमने लिंक कर दिया, यानी कि आपके सारे नंबर कॉलेज वालों के पास आ गए, कॉलेज वालों ने सारे नंबर अपने सिस्टम पर लिंक कर दिए, तो कॉलेज वालों ने क्या लगता है एक एक बच्चे को मैसेज किया होगा? अच्छा,
वो ग्रुप पे मैसेज कर दिया ना, तो उन्होंने अपने डाटा को लिंक किया हुआ है ताकि नेटवर्क के जरिए सबके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। जैसे कि आपको इंशाल्लाह ताला पीआरसी का जो आपका रिजल्ट आएगा आपके मोबाइल पे आ जाएगा, डन जी, मोबाइल पर आ जाएगा। तो आईकैप क्या करता है, सारों के नंबर नेटवर्क में डालेगा और कनेक्ट कर देगा। वो क्या करेगा, वन टाइम सारों के रिजल्ट शो कर देगा, तो एट ए टाइम सबको मैसेज आ रहा होगा, तुम भी पास, पीआरसी कंप्लीटेड कांग्रेचुलेशन, पीआरसी कंप्लीटेड कांग्रेचुलेशन, पीआरसी कंप्लीटेड कांग्रेचुलेशन, डन जी। इंशाल्लाह पास हो जाओगे आप लोग, पता नहीं क्यों परेशान होते हैं, आराम सुकून से पास हो जाओगे। हाँ आराम सुकून से, हाँ नहीं सीरियसली, हाँ बेशक नहीं, यकीन, अगर आपको यकीन नहीं है, अगर रिजल्ट देख लीजिएगा, रिजल्ट देख लीजिएगा, उसमें फेल लिखा नहीं होगा, नंबर ही नजर नहीं आया, अब ढूंढ रहे हैं नंबर, वेयर इज नंबर, द रिजल्ट विल बी द नंबरलेस। ठीक है जी। अच्छा जी, कंप्यूटर नेटवर्क सपोर्ट अ वास्ट रेंज ऑफ यूजर्स इंक्लूड। भाई कंप्यूटर नेटवर्क को कहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नंबर 1 सबसे मशहूर जमाना www, डन जी, www, डन जी। उसके बाद जो मर्जी, डन जी, आप दुनिया तक पहुंच जाएंगे, सबसे ज्यादा बेहतरीन नेटवर्क है। शेयरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज डेटाबेस एंड वर्कशीट, कहता है शेयरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसी होती हैं, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो डेटा शेयर करते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया तो एक मोबाइल से दूसरे में, कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जैसे व्हाट्सएप हो गया, वो भी डेटा शेयर करता है ना, डन जी। ईमेल हो गया, शेयरिंग डिवाइस सच एज प्रिंटर, फैक्स मशीन, स्कैनर हो गया, ये भी शेयरिंग करता है। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम हो गया जी, ऑनलाइन बुकिंग, जैसे आपने कोई डेवो बुक करानी हो, ट्रेन की टिकट बुक करानी हो, आपने जहाज में जाना हो तो बाय एयर उड़ते उड़ते। अच्छा जी, इंस्टेंट मैसेजिंग जो आपका मैसेज होता है मोबाइल वाला एसएमएस। इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन क्या हो सकती है जी? व्हाट्सएप हो गया जी, व्हाट्सएप। इसके बाद ना कम्युनिकेशन करनी है तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो गया। और अच्छा मेरी ना सुनना, जैसे अब तो स्काइप ऑब्सोलीट हो गया ना, अब तो जैसे गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, जूम और टिकटॉक किड़ी, ओए टिकटॉक में कौन सी आप बातें करते हो? अच्छा फिर आप लोगों को इतना पता है, मैं चलता ही हूँ फिर। नहीं आप लोग सही कह रहे हो, इंस्टाग्राम में भी मैसेजेस हो जाती है, मैसेज हो जाता है। नहीं आगे लिखते ना, बच्चे सब जानते हैं, स्टूडेंट्स ऑल नो। ओके, वीपीएन पे आ जाए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कमाल की चीज। आ जाए। और नहीं ये इंटीग्रेशन तो नहीं पढ़ाया ना, ये तो नहीं रहेगा ना। अच्छा भाई, अच्छा बच्चों ये कमाल की चीज है। Many companies use VPN to connect to a more private network such as LAN। एक होता है VLAN, एक होता है LAN, ठीक है। अच्छा over a public network such as the internet। देखो समटाइम ना कंपनीज होती हैं, मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास फोर्सेज होगी, बच्चे कौन सी होगी जी? फोर्सेज होगी, एयरफोर्स हो गया, आर्मी जो हमारी फोर्सेज हो गई, ये वीपीएन यूज करते हैं। इनकी जो भी कम्युनिकेशन होती है वो सीक्रेट होती है। क्या होती है जी? सीक्रेट होती है। ये ट्रेस ना हो, इनकी कम्युनिकेशन किसी चैनल से ट्रेस ना हो, कोई इनका सिग्नल कैच ना कर ले, तो ये पब्लिक नेटवर्क यूज नहीं करते, ठीक है। ये वाइड एरिया नेटवर्क यूज ये नहीं करते, ये वीपीएन को यूज करते हैं, लैन को यूज करते हैं, ताकि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इनक्रिप्टेड रहे, कोई और सुन ना सके, कोई और ट्रेस ना कर सके। मिसाल के तौर पर हमने लॉन्च करना है, मिसाइल लॉन्च करना है, या हमने वहाँ अटैक करना है, या हमने ये पॉलिसी बनानी है, या हमारी ये स्ट्रेटजी होगी। बच्चों इंटेलिजेंस वाले नजरें लगा के बैठे होते हैं ना, हैकर्स नजर लगा के बैठे होते हैं ना, कि जब वॉर सिचुएशन होती है हैकर्स भी आ जाते हैं मैदान में कि यार ये फोर्सेस में कौन कौन सी बातें हो रही हैं, हमें तो इनका प्लान पता चले। अगर प्लान पता चल गया तो जो पाकिस्तान ने लुट मचाई थी, अन्नी मचाई थी इंडिया में जाके सुबह फजर के बाद 60 ट्रम्प 8 तक भी पहुंच गया था हाँ 11 तक पहुंच गया था, 60 वो जो
वो जो 60 था, ठीक है, तो फिर वो वैन यूज करते हैं, सॉरी लैन यूज करते हैं और वीपीएन यूज करते हैं। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। नहीं, ये बेसिक आईटी में हमने कभी पढ़ा था। आगे चलें यार। अच्छा आगे भाई, वीपीएन एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स, कहता है वीपीएन की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है मेजर टू इंश्योर दैट ओनली authorized user can access the network and its sensitive corporate information, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे राइवल तक ना पहुंचा। For organization with geographical dispersed office, a VPN is often a more cost-effective option than building a network with purchased networking equipment and leasing expensive private lines. कहता प्राइवेट लाइंस को परचेज करना, उसको बाय करना, कहता बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, वो चुपचाप वीपीएन के जरिए बातचीत कर लेते हैं। डन जी, डन। अब रह गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अच्छा बच्चों, इंटीग्रेशन आसान है जी बच्चों, इंटीग्रेशन आसान है। मिसाल के तौर पर हमारी एक कंपनी लाहौर में, एक इस्लामाबाद में, कराची में है, और हमारा मान लो कि हेड ऑफिस मुल्तान में, तो हमने सारे के सारी सिटीज़ का डाटा इंटीग्रेट किया हुआ है। अब जिस सिटी में जो हो रहा होगा, सेल परचेज, क्या खरीदा, किसे खरीदा, कितने पैसे आएंगे, वो सारा रिकॉर्ड क्या होगा, हेड ऑफिस के पास होगा। सो दैट्स द इंटीग्रेशन। कंपनीज आर रियलाइजिंग दैट दे कांट ऑपरेट इफेक्टिवली विद अ सीरीज ऑफ सेपरेट इंफॉर्मेशन। अलग अलग इंफॉर्मेशन होगी, मैनिपुलेशन हो जाती है, इंफॉर्मेशन बदल जाती है। सेपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहता है with a series of separate information system designed to solve specific departmental problem only। कहता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लगाएं, कहता है ये मुश्किल हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। इंटीग्रेशन रिक्वायर अ टीम एफर्ट, इन्वॉल्व एम्प्लॉइज अक्रॉस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी वाइड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लान, जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले शायद जिक्र किया था, ईआरपी का। कंपनी क्या करेगा, ईआरपी सिस्टम को यूज करेगा। वही पे ईआरपी सिस्टम करेगा क्या, दैट ब्रिंग टुगेदर ह्यूमन रिसोर्स, कितने इंप्लॉय हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, कितने परमानेंट हैं, कितने टेम्पररी हैं, सारे ह्यूमन रिसोर्स। ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंग बिकम इंटेग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी। वो ईआरपी यूज करेगा, तो ईआरपी क्या करेगा, उनके सारे रिसोर्सेज को, वो बेशक ह्यूमन रिसोर्सेज हो या इसके अलावा कोई मटेरियल के रिसोर्सेज हो, इसके अलावा फिनिश गुड के रिसोर्सेज या कोई और रिसोर्सेज, सारों को मैनेज कर लेगा। An integrated system is one in which all modules are linked and function together। सारे के सारे modules जो हैं एक दूसरा लिंक करते हैं और फंक्शन टुगेदर करते हैं इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, एक पर्टिकुलर मैनर में। मिसाल के तौर पर हमारे पास अकाउंट पेएबल कंट्रोल अकाउंट, आपको पता है पेएबल कंट्रोल अकाउंट आप बनाते हैं जी, पेएबल कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं नहीं, परचेज कंट्रोल अकाउंट, फिर रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट होता है जी, अक्रूवल और प्रीपेमेंट का अकाउंट होता है, बैंक, कैश, इन्वेंट्री, परचेज, सेल। वो क्या करेगा, ईआरपी सारे अकाउंट को इकट्ठा मैनेज कर लेगा, सारे अकाउंट को इकट्ठा मैनेज कर लेगा। बस ये इंटीग्रेटेड था। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आ जाए। ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल में 10 तक सिक्योरिटी आपके मोबाइल में लगी हुई है। मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, मतलब एक आधी लगी होगी ना, क्या ख्याल है, जैसे कि आपने पैटर्न रखा होगा डन जी, वो थंब इंप्रेशन आपका सिक्योरिटी है ना। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप को अलग से वो ताला लगा के रखा होता है डन जी, गैलरी को अलग से ताला लगा के रखा होता है, ठीक है जी, लॉक चैट जो भी होता है। अच्छा ओके, अनऑथराइज्ड एक्सेस कहता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस भाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी क्या है, देखें अनऑथराइज्ड एक्सेस, अगर हमारे कंपनी है, अगर कोई हमारा इंप्लॉय हमारे दुश्मन से मिल जाए, दुश्मन कौन, हमारा राइवल, कंपैटिटर, और पूछे यार ये जो KFC की सेल बढ़ रही है ना, राज क्या पता, का डाटा निकाल इसका, तो कस्टमर कौन से है, सप्लायर कौन सा है, क्या करता है, तो हमारे इंप्लॉय ने क्या किया, हमारे सिस्टम के अंदर इन हुआ और सारा डाटा निकाल के हमारे कंपैटिटर को दे दिया, उसको हमारी सारी सीक्रेट रेसिपीज का पता चल गया, सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का पता चल गया, तो हमें इसका नुकसान होगा ना, क्या ख्याल है। कहता है लॉसेस से फाइनेंशियल नहीं होते, बट ऑल्सो इन्वॉल्व डैमेज टू द कंपनी रेपुटेशन, तो कंपनी की रेपुटेशन की भी फर्क पड़ता है। डन जी, क्लियर। कहता है
worms, viruses, Trojan horses can damage data. हाँ क्या? कहता worms, viruses, Trojan horses can damage data. ये डाटा को डैमेज करते हैं. Disrupt operation and allow attackers to control system. कहता है ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके डाटा को कंट्रोल करते हैं. जब मिसाल वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स वो होते हैं, अभी तो हमें इस वर्म्स का सामना करना नहीं पड़ता. पहले हमारे पास जो पेंटियम सिस्टम हुआ करते थे तो कंट्रोल स्ट्रांग नहीं था. कभी आपने ऐसा देखा हो कि आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया हो या डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया हो, वो डॉक्यूमेंट के कुछ लफ्ज मिट्टी मिट्टी हैं या कुछ साइड मिट्टी मिट्टी है, कुछ रिटर्न है, कुछ हल्के बल्कि ब्लर है, यानी कि एक सफ़ा सही नहीं है, एक सफ़ा सही है. कभी ऐसा विटनेस किया? इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट में वर्म्स हैं. वो वर्म्स क्या होते हैं, जो वर्म्स क्या होते हैं वो डॉक्यूमेंट के लफ्ज खा जाते हैं. डन जी. तो इसका मतलब है डाटा जो है वो सही तरीके से रीडेबल नहीं रहा. बस समझ लगी. वायरसेस को आप जानते हो, वायरसेस को तो आप जानते हो, जब वायरसेस आता है हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है, ऐप्स अपने पीछे ओपन क्लोज होना शुरू हो जाती हैं, अन्नी मच जाती है, एक पूरा साइक्लोन हमारे मोबाइल में आ जाता है. ऐसा होता है अब भी चली जा रहा है मोबाइल मेरे पूछे बगैर, होता है ऐसा, ऐप्स क्लोज हो रही है, बंद हो रही है. डन जी. और वायरसेस क्या करता है, हमारे सिस्टम को स्लो कर देता है, हमारे सिस्टम को स्लो कर, हमारी फाइल्स को करप्ट कर देता है. डन जी. वायरसेस डाला, उसको हमें पता चला कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, हमने वायरसेस भेजा, और वायरसेस जब हमने भेजा तो क्या हुआ, उससे सारी इन्फॉर्मेशन को ख़राब कर दिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन तबाह बर्बाद हो गई वायरसेस से. अक्सर मूवीज़ वाले तो करते हैं ऐसे. हाँ इतना नहीं मुझे पता, मैं IT चलो जिसने आप लोगों को पता है ना, बस ठीक है, शुक्र करें, बस ठीक है. टॉर्जन हॉर्सेस क्या, टॉर्जन हॉर्सेस क्या, टॉर्जन हॉर्सेस ये होता है मिसाल के तौर पर, फिर मैं कुछ कहूंगा फिर तूने रोना है, और फिर मैं तुझे चुप भी नहीं कराना. ओके अच्छा. टॉर्जन हॉर्सेस का मतलब क्या है, टॉर्जन हॉर्सेस ये होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आप ये वाली गेम खेलें तो इतने पैसे मिलेंगे, है ना, इतने पैसे मिलेंगे, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, ये गेम्स खेलें. असल में उन्होंने इस गेम के लालच में अंदर वायरस छुपा कर रखा होता है. जैसे अब ये डाउनलोड करते हैं गेम, वो वायरस भी ऑटो पे इंस्टॉल, ये है टॉर्जन हाउस, ये टॉर्जन हाउस है. यानी कि छुप के उन्होंने क्या किया, एक लीगल तरीके से आपने उनको क्या किया, अपने घर में आने की इजाज़त दे दी, और वो वायरस आएगा और लुट मचा के चला जाएगा. डन जी. आपकी सारी इंफॉर्मेशन वो हैक कर लेगा. डन. जैसे वो फिर एक टॉर्जन हाउस क्या, वो कहेंगे इस लिंक पे शेयर करें तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप लिंक पे शेयर करें, पैसे क्या मिलेंगे, आपके पैसे भी उधर चले जाएंगे. डन जी. कंप्यूटर थेफ्ट क्या जी, पूरा सिस्टम उठा के चोरी करके ले गए. फाइनेंशियल फ्रॉड तो आपको पता है, डायरेक्ट मॉनिटरी लॉस होता है, स्टोलन फंड, मिसयूज ऑफ फाइनेंशियल डाटा, जैसे कि वो कहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि स्कैम, डिफरेंट स्कैम चलता है, आपको पता ही होगा कि भाई मैं कलनर बोल रहा हूँ, आपका बैंक में अकाउंट है जी, वो हमें आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए जी वेरिफिकेशन के लिए, और वेरिफिकेशन में आपका सारा अकाउंट गया. नहीं जी. इसी तरह के रियल वाक़या, अब्बा जी को कॉल आई, तो छोटा भैया उसका नाम है फैज़ान, तो अब्बा जी उनको कॉल आई कि भाई आपका छोटा बेटा उसका नाम फैज़ान है ना, तो अब्बा जी ने कहा हाँ, कि वो फ़लानी एक्टिविटी दोस्तों के साथ जा रहा था, तो फ़लानी एक्टिविटी में वो घेरा गया. तो ठीक है, तो अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अगर आप चाहते हैं कि कार्रवाई ना हो तो आपको हमें ना 50,000 रुपये ना देने पड़ेंगे. तो जाहिर जब ऐसी इन्फॉर्मेशन आई, और है भी वो, अब्बा कहते हैं हो गया होगा, कुछ कर रहा होगा, पकड़ा गया होगा. ठीक है, तो डन. मिसाल के तौर पर शरारतें कर होंगे, लड़के हैं ना, जवान जवान, मैं होता अपने कहता खैर कोई नहीं, मसला नहीं है. अच्छा, फिर आगे चलते हैं. तो अब मैंने कहा हो सकता है बाप है ना, परेशान हो जाता ना. अच्छा, क्योंकि अब्बा जी माशाल्लाह एयरफोर्स से हैं, तो उन्होंने कहा बात कराओ उससे, बात कराओ. उसने कहा ओए फैज़ान इधर, और फैज़ान लेके आओ, फैज़ान इधर आ, गल करा. अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा. अब्बा ने कहा ये तो फैज़ान की आवाज़ ही नहीं है, फिर तो फैज़ान बाप है ना, पहचान गया ना, वो ये तो फैज़ान की आवाज़ ही नहीं. ओए मैं तेने क्या फैज़ान लेके, तो अहमद ले आया और फैज़ान लेकर करा. अब्बा समझ गया, वहाँ से इसने गोली कराई है. अब्बा ने कहा अच्छा ठहर जा,
फिर अब्बा जी के माशाल्लाह उन्होंने सेंस काम किया, उन्होंने कॉल की भाई को, मैंने कहा कहाँ पे? उसने कहा मैं तो जॉब पर हूँ, फिर अब्बा ने उसको सही सुनाई उसको, डन जी, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे लोग घेरे में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग पैसे दे देते हैं। ये सारा क्या है बच्चों? सारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, ऑनलाइन स्कैम है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, डन जी। और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने पैसे, मैंने खुद पैसे दिए हुए हैं। हमारे साथ एक दोस्त था, वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ काम कर रहा था, मतलब कोई 1-2 दिन का इंटरेक्शन था। फिर उसकी कॉल आई कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, तो बाइक पंचर होगी, तो बहन मेरी साथ ही, तो पैसे हम घर भूल गए हैं, तो मुझे ना अगर आपके पास हैं तो 5,000 रुपये मुझे भिजवा दें जल्दी से। मैंने विदाउट सोच समझे 5,000 रुपये दस्ती किया। फिर पता चला उसने माशाल्लाह सबसे मंगवाए सर, ठीक है। सब व्हाट्सएप भी हैक कर लें, सबसे मंगवा देते हैं, डन जी। कभी ऐसा हो तो थोड़ी देर के लिए बंदा वेरीफाई कर ले, ठीक है जी। अच्छा जी, unauthorized network access allow attacker to steal, alter, destroy sensitive information। unauthorized इंटरनेट एक्सेस, अगर कोई आपकी आईडी पासवर्ड को हैक कर ले और आपके अकाउंट को यूज़ कर सकता है। जैसे कि व्हाट्सएप आपको पता है नॉर्मली हैक हो जाता है, फिर उस व्हाट्सएप पर सारे रिश्तेदारों को मैसेज जा रहा होता है कि मुझे वो पैसे चाहिए, तो आप ज़रा ट्रांसफ़र कर देंगे, डन जी। कंप्यूटर क्रिमिनल्स क्या होते हैं? कंप्यूटर क्रिमिनल्स जानना चाहोगे? नहीं जानना चाहेंगे? कंप्यूटर क्रिमिनल्स कौन होते हैं? कंप्यूटर क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर क्रिमिनल्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड। ओहो, ऐसे लगता है कि 3 पीस पहन के आए हुए माशाल्लाह, डन जी, सूटेड बूटेड है, सोफिस्टिकेटेड। क्रिमिनल क्राइम्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड, कॉन्स्टेंटली डेवलपिंग न्यू तरीके टू तोड़ना किसको? सिक्योरिटी को। वो सिक्योरिटी के नए नए तरीके ईजाद करते हैं, हैकर्स ईजाद करते हैं, फिर उनको ब्रेक किया जाता है, वो फिर एक नया तरीका ईजाद करते हैं। इसलिए आपको पता है हर एक नई वारदात एक नए तरीके से होती है, क्योंकि पुराने वाले तरीके को लोगों को पता चल जाता है। अर्ली साइबर क्रिमिनल्स वर यूजुअली इमेच्योर हैकर्स एक्टिंग अलोन। कहते वो इमेच्योर हैकर्स थे, प्रोफेशनल्स नहीं थे, वो अकेला काम करते थे। और अब वाला पूरा टीम बनाकर बैठे, एक बेल्जियम बैठा हुआ, एक स्पेन बैठा हुआ, एक इटली बैठा हुआ, एक यूएसए बैठा हुआ, चारों ने मिलकर किया और पूरी दुनिया में लूटा मचा रहे होंगे, डन जी। और ये सारी कहां पर होते हैं जी? डार्क वेब में, सारे के सारे, डन जी। आगे डार्क वेब क्या होता है मुझे भी नहीं पता, आपको नहीं पता, दोनों बराबर। मॉडर्न क्रिमिनल्स आर हाईली प्रोफेशनल्स होते हैं, ये आम बंदे नहीं है, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये कच्चा काम नहीं करेंगे सर, पूरा के पूरा ऐसे की तैसी करेंगे। दे ऑफन ऑपरेट इन गैंग्स और नेटवर्क रादर देन इंडिविजुअल, उनकी पूरी टीम होगी, डन जी। देयर क्राइम आर टिपिकली लार्ज स्केल कंडक्ट ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए पूरे के पूरे आपके वॉल्ट्स खाली कर देंगे, तिजोरियां आपकी खाली कर देंगे। प्राइमरी मोटिव, आप टेंशन ना लें हमारे वॉल्ट्स में है क्या, आप चिल होके पढ़ें, सिर्फ एंजॉय करें इसको। हाँ, और मैं कह रहा हूं आपकी पॉकेट में पैसे नहीं ना, हमारी तिजोरी में पैसे, हमें क्या टेंशन है जी? ये मिलियनर बिलियनर्स हैं, उनको पकड़ते हैं ना, उनको उनके अकाउंट हैक करते हैं। अच्छा जी, द इंटरनेट अलाउ क्रिमिनल टू हाइड बिहाइंड एनोनिमस स्क्रीन नेम। कहता है इंटरनेट इनको अलाउ करता है कि एनोनिमस स्क्रीन, इसलिए जितने भी बिटकॉइन, जितने भी क्रिमिनल्स हैं ना, जितने भी असले की डीलिंग्स होती हैं, जितने भी 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर काम होते हैं, सारी पेमेंट बिटकॉइन में जाती है, ट्रेसेबल नहीं है, क्योंकि इनक्रिप्टेड है, सेंट्रलाइज्ड है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन का मतलब है इसके दरमियान में ट्रेसेबल, आपके पास एड्रेस नहीं मिलता, किसने किसको पैसे दिए, कहाँ से पैसे दिए, कहाँ जा रहे हैं, ये ट्रेसेबल नहीं है, इसी को तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, डन जी। कहता है मेकिंग डिटेक्शन मोर डिफिकल्ट, कहता है डिटेक्शन डिफिकल्ट होती है, इसलिए जो बिटकॉइन के नॉर्मली यूज करते हैं ये सारे 2 नंबर के लिए यूज करते हैं, डन जी। दिस एनोनिमिटी हैज इंक्रीज द रिस्क स्केल आइडेंटिटी, कहता है उनको कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे कि फेसबुक में भी कुछ लोगों ने एनोनिमस करके पोस्ट कर देते हैं शरारतें करने के लिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैव एक्सपेंडेड अपॉर्चुनिटी फॉर साइबर इनेबल्ड ऑफेंसेस, कहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में साइबर ऑफेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। रिमोट वर्किंग हैज फर्दर हाइटेंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क। रिमोट वर्क, कहता है जो रिमोट वर्क का मतलब क्या जी? ऑनलाइन वर्क होगा तो बच्चों साइबर सिक्योरिटी होनी है। एम्प्लॉय एक्सेसिंग सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन इंक्रीजिंग एक्सपोजर टू सिक्योरिटी ब्रीचेस, कहता है एक एम्प्लॉय डिफरेंट लोकेशन से क्या कर रहा है, बार बार सिस्टम को आपको ऑन कर रहा है या एक्सेस कर रहा है, कहता है इससे भी सिक्योरिटी का डर है।
जैसे कि अक्सर हजरात कहते हैं कि पब्लिक जो है पासवर्ड, पब्लिक वाईफाई यूज़ ना करें, हो सकता है कि वहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लिया जाए, ठीक है, बस अपना पासवर्ड यूज़ किया करें। फर्म आर टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट कॉस्टली कंप्यूटर क्राइम्स एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कहता है फर्म्स क्या करें अपने आप को इन सारे हादसा से बचाने के लिए। नंबर 1, अनऑथराइज एक्सेस एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस। कहता है किसी को इजाजत नहीं होगी कंप्यूटर को एक्सेस करने की, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। डन जी, जैसे कि आपका गूगल कहता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए, 1 स्टेप से गुजारा नहीं है। अगर कोई आपका पासवर्ड और ईमेल जान भी ले, जब तक आप 2 स्टेप, सेकंड स्टेप से वेरीफाई नहीं करेंगे, वो आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तो ये दैट्स अ सिक्योरिटी। कंप्यूटर वायरसेस, वर्म, ट्रोजन हाउसेस, डेलिब्रेट डैमेज टू इक्विपमेंट और इंफॉर्मेशन। कहता है फर्म्स आर टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट कॉस्टली कंप्यूटर क्राइम रिलेटेड प्रॉब्लम। कहता है फर्म को क्या स्टेप करने चाहिए, स्पैम, सॉफ्टवेयर एंड मीडिया प्राइवेसी। कहता है इन सारों के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। देन अनऑथराइज एक्सेस एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस, कैसे, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे तो खर्चा पड़ेगा, ठीक है, सिक्योरिटी ऐप खरीदेंगे, सिक्योरिटी फायरवॉल खरीदेंगे तो खर्चा करना पड़ेगा। पर्सनल डेटा रिस्क, इसी रीडिंग करेंगे ऑटोमेटिकली होता रहेगा, बस खत्म। पर्सनल डेटा रिस्क कहता है कि इंडिविजुअल प्राइवेसी इज द इंक्रीजिंग कंसर्न ड्यू टू वाइड स्प्रेड कलेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। कहता है हमारी इंफॉर्मेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म में होती है, तो पर्सनल डेटा की प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्सनल इंफॉर्मेशन इज ऑफन गैदर्ड, स्टोर्ड, शेयर डिजिटली, रेजिंग प्राइवेसी रिस्क। कंपनीज फेसिस चैलेंजेस ऑफ बैलेंसिंग डेटा कलेक्शन, नीड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। अगर कंपनी कंज्यूमर का डेटा मिसयूज करेगी तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। Many organizations now include privacy policies stating that they will not misuse your information. Regulatory bodies are becoming more active in enforcing consumer privacy law. बाहर के मुल्क में तो कंज्यूमर डाटा प्रोटेक्शन लॉ है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, आप उसकी इंफॉर्मेशन किसी और को दे सकते नहीं हो। जैसा कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, मेरी कोई इंफॉर्मेशन क्या है, अब बैंक कॉल करेंगे तो वो किसी को नहीं बताएंगे। Companies that fail to respect consumer privacy are increasingly subject to legal और regulation action होगा जो कंज्यूमर के डेटा को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। डन जी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।